आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एज वी नॉन एन ऑपरेटिंग सिस्टम is the mediator between the user and a hardware। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मीडिएटर की तरह होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। यूज़र से मतलब हम और हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को बाइनरी लैंग्वेज आता है यानी मशीन लैंग्वेज आता है और हमको हाई लेवल लैंग्वेज आता है। हम जो भी कहना चाहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में तो कंप्यूटर को नहीं समझेगा और कंप्यूटर जो बाइनरी लैंग्वेज में बोलेगा वो हम नहीं समझ पाएंगे। इन दोनों हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है मीडिएटर। मीडिएटर का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। रियल लाइफ एग्जांपल कि हम दोनों को क्या आपको चाइनीज़ आता है और मुझे इंग्लिश आता है, बट मुझे चाइनीज़ आता है और इंग्लिश भी समझ आता है बट आपको इंग्लिश समझ नहीं आता, तो हमको बीच में ऐसे पर्सन को लाना होगा जिसको इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों आता होगा। इन दोनों की बात को अंडरस्टैंड करके समझाएगा। सेम यही प्रोसेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करके फिर इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? नंबर फर्स्ट पे होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 पे होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 3 पे होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 4 पे होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 5 पे होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम will work to submit a similar kind of job together. In this operating system, user do not interact directly with on a computer system. कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर तरह के जितने भी जॉब्स होते हैं इनको सबमिट करता है, एक जगह सबमिट करके उसको कलेक्ट करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो यूज़र होता है यानी हम डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे हम एक फिगर से डिस्कस करते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ा उसको देखते हैं कि हमारे पास 5 यूज़र्स होते हैं। एक साइड पे आपको 5 यूज़र नज़र आ रहे होंगे और साइड पे आपको ये भी आ रहा होगा, ये उनके आगे नाम भी आ रहे हैं कि 1 2 3 4 एंड 5। इनको हम नाम से जॉब में कन्वर्ट कर देते हैं कि जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 5 और जॉब 4 करके रिक्वायरमेंट हैं। ये अपने रिक्वायरमेंट को परफॉर्म करवाना चाहते हैं सीपीयू की मदद से। सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक ऑपरेटर होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, सेंटर में आपको ऑपरेटर नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख लो कि ये ऑपरेटर क्या करता है कि सबसे पहले ऑपरेटर जितने भी यूज़र हैं इसके जॉब को कलेक्ट करेगा। जितने भी यूज़र हैं उनकी जॉब को कलेक्ट करेगा और कितने ऐसे यूज़र हैं जिनका रिक्वायरमेंट सेम है, जैसा कि यहाँ पे देख लो जॉब 1 और जॉब 2 और जॉब 3 सेम था। जैसे कि जॉब 1 और जॉब 3 का ऑपरेटर ने देखा, जॉब 1 और जॉब 3 का ऑपरेटर ने देखा कि इसने एक ही सेपरेट बैच बनाया है, इसने सीपीयू को सबमिट कर दिया एग्जीक्यूट कराने के लिए जो काम ये करवाना चाहते हैं। उसने 2 बैच बनाए, बैच 1 और बैच 2। बैच 1 में जो सेम था उसको जॉब 1 और जॉब 3 था उसको बैच 1 में डाल दिया। जो बैच 2 है बैच 2 में जॉब 2, जॉब 4 और जॉब 5 को डाल दिया। ये जो सेम थे उस दोनों के बैच बना दिए। बैच 1 में उसके रिलेटेड रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बैच 2 में उसके रिलेटेड रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल दिया। यहाँ पे देखो यूज़र यहाँ है और सीपीयू यहाँ है और इंटरेक्ट नहीं कर पाते अपने सिस्टम से। ये रियल
टाइम लाइफ एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा यूजर है, इसके पास C++ का रिक्वायरमेंट है, जॉब 1 और जॉब 3 का इनका एक अलग बैच बन गया और इसका C+ लैंग्वेज कोड है, ये एग्जीक्यूट कराने के लिए दे दिया गया है CPU को, यानी प्रोसेस करने के लिए। और जॉब 2 और जॉब 4 और जॉब 5 इनका रिक्वायरमेंट है C++। मैंने तीनों का रिक्वायरमेंट सेम है तो इनका अलग बैच बना, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए CPU को दे दिया गया, प्रोसेस करवाने के लिए सबमिट कर दिया गया। ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलर की तरह जॉब को ऑपरेटर कलेक्ट करता है और सेपरेट अलग अलग बैच बनाता है और प्रोसेस को सबमिट कर देता है। जो काम करवाना चाहते हैं उनको डायरेक्ट फिगर की मदद से कर देते हैं। आपने इस फिगर्स को गौर से देख के उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। अब हम बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज की कि इसके क्या एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज, इट इज यूजफुल व्हेन वी वर्किंग विद अ लार्ज फाइल व्हिच कैन टेक अ मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। अगर आप किसी बहुत बड़ी फाइल में काम करा रहे हैं और इसको एग्जीक्यूट होने में काफ़ी टाइम लग रहा है तो इस फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जा सकते हैं, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लार्ज फाइल के लिए बहुत अच्छा होता है। बड़ी फाइल को एग्जीक्यूट कराने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। वंस द जॉब इज सबमिटेड द यूजर डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विद इट। यहाँ पे फिगर में देख लो कि बैच 1 में जॉब 1 जॉब 2 का रिक्वायरमेंट सेम था, तो इसको एक बार अगर एक बैच 1 में जॉब 2 और जॉब 3 का सबमिट हो गया तो ये दोबारा मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑपरेटिंग ने बैच बना दिया तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए CPU को सेंड कर दिया। ये होता है इसका डिसएडवांटेज कि एक बार जब बैच बन गया उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जी अब हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका 2 टाइप है। अच्छा, द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क टाइम शेयरिंग concept. Here the CPU will provide at the same time period to each and easy process to complete its task and as soon as possible, whether it is a long process or a short process. अब बात करते हैं कि सेकंड पार्ट, जैसा कि इसका नेम ही देख लो कि टाइम शेयरिंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग पे काम करता है। जितने भी प्रोसेस होंगे CPU सेम टाइम पीरियड और प्रोवाइड करेगा, सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगा, फिर चाहे वो लॉन्ग प्रोसेस हो या फिर शॉर्ट प्रोसेस हो, कि CPU क्या करेगा, सबको सेम टाइम प्रोवाइड करेगा। यहाँ इस फिगर को देख लो गौर से, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 4 और यहाँ 6 हैं, 6 प्रोसेस हैं और ये CPU है। CPU एट अ टाइम सब प्रोसेस को 10 सेकेंड प्रोवाइड कर रहा है। इक्वल टाइम अपने काम को कराने के लिए इसमें प्रोसेस 1 जो है इसका शॉर्ट प्रोसेस है, यानी बहुत कम काम है, इसको CPU ने 10 सेकेंड दिया बट इसने 2 सेकेंड में काम को कंप्लीट कर लिया, तो इसका जो 8 सेकेंड बचा इसको इन पांचों प्रोसेस में बांट देगा और इनका टाइम इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन सभी को टाइम बराबर देगा। अब प्रोसेस 2 है, इसको काम कराने के लिए 20 सेकंड लग रहा है बट इसको टाइम 10 सेकंड दे दिया गया है, तो 10 सेकंड सभी को दे दिया जाएगा, चाहे वो शॉर्ट प्रोसेस हो या लॉन्ग प्रोसेस हो। अब हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज की, कि इसके क्या एडवांटेज होता है। इफ द प्रोसेस ऑफ अ टास्क is a complete, then the time between the other task increases. यहाँ पे प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में से काम कंप्लीट करता है। अच्छा जी, इनका जो भी 8 सेकंड बचता है इसको पांचों में बांट देगा CPU की मदद से, तो इनका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है एडवांटेज इसका। अब देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। सम टाइम इन दिस operating system there may be a problem of a data communication. यहाँ पे फिगर में देखो कि इसमें डाटा
कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। तो प्रोसेस 3 है, ये कुछ टास्क लेकर आया है CPU में परफॉर्म कराने के लिए। कभी कभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ये काफ़ी रेयर केस में आकर हो गया है। ये हो गया टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज। ये अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अजय, व्हेन मैनी computer are interconnected to each other through a network for the purpose of sharing their task, then it is called a distributed operating system. जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हों और अपने टास्क को शेयर करने के पर्पस से, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। कि एक हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा एक सर्वर है, एक मेन कंप्यूटर है, उसके साथ एट अ टाइम एक से ज़्यादा उसके साथ जो कनेक्ट किए जाते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। कि एट अ टाइम इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सर्वर्स के साथ दूसरों को कनेक्ट करके। उसका जी एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज है, इफ अ नोड इज ओवर यूज देन द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर दैट लोड टू अदर लोड ऑफ अ नेटवर्क। कि मान लें कि एक नोड है यानी कंप्यूटर सिस्टम है, इसके पास बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इससे सिस्टम को कनेक्ट होते हैं। तो इसके बोझ को कम करने के लिए इसके आधे काम को उसके साथ कनेक्ट सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कनेक्टेड सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसके लोड को कम करवा देता है। ये कंप्यूटर मिलकर काम करते हैं जो इस वक्त कनेक्टेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जी। उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है। इफ द नेटवर्क इज अ सेपरेट कम्युनिकेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर इज नोन। कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो कि एक नेटवर्क से सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, एक से ज़्यादा, तो अगर ये नेटवर्क टोटल अगर फेल हो जाता है तो सब ही नेटवर्क कनेक्टेड डिसकनेक्ट हो जाएंगे। इसका आपस का कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ सर्वर that are connected many other client computer, so we can easily share our life resources and many more from the server machine to all the machine which are connected through a server. कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक सर्वर होता है, यानी एक मेन कंप्यूटर होता है, इसके साथ बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। हमारे पास एक सर्वर है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक मेन सिस्टम है, तो इसको एक सर्वर से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले सर्वर का 3 काम होता है। एक होता है स्टोरेज प्रोवाइड करना, नंबर 2 पे होता है बैकअप प्रोवाइड करना, नंबर 3 पे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये 3 काम होता है सर्वर का। तो इसके एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो इससे क्या एडवांटेज क्या मिलेगा? अगर सिस्टम के पास एक फाइल है वो डिलीट हो गया है तो ये सर्वर से बैकअप ले सकता है। अगर सर्वर के पास नहीं है तो उसके साथ जो कनेक्टेड सिस्टम है बैकअप करके दे देगा। यहाँ पे सर्वर कम्युनिकेट का मीडियम बन रहा है। अब इसका बात करते हैं एडवांटेज की। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ सिक्योरिटी एंड वी नीड टू अपग्रेड ओनली सर्वर मशीन। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि ये सर्वर होता है, सर्वर सिक्योरिटी भी देता है। हम इस सर्वर को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। अगर इसको अपग्रेड कर देते हैं तो वो स्पीड से काम करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके साथ कनेक्टेड को अपग्रेड करेंगे सब कुछ सेपरेट से, नहीं, अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं जी इसका डिसएडवांटेज क्या है। If server machine is crashed, then automatically the entire network will be failed. अगर सर्वर मशीन अगर
क्रश हो जाता है, क्रॉस हो जाता है या किसी भी वजह से, तो इसके साथ जितने भी सिस्टम कनेक्ट होते हैं ये सभी के सभी डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सर्वर ही जिसकी वजह से कनेक्ट थे, और ये इसका डिसएडवांटेज है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। या अब हम बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये नंबर 5 है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरी यूजफुल वेयर वी आर required a quick response. For example, missile system where the missile has to be launched at a certain time. Hospital, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को कमांड दे रहे हैं, अगर आपको एकदम मिसाइल सेकंड में रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आप जैसे कोई इनपुट देंगे तो फौरन इसका आउटपुट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग करते हैं और अपने ऑर्गेनाइज मान लीजिए अगर आपके उस मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो उनको एक मिलियन सेकंड की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि मिसाइल कहाँ पे जा रहा है, कितने दूर गया है, तो इन सभी की इंफॉर्मेशन को चाहिए होगा। तो रियल टाइम काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होगा। जब डॉक्टर या ऑपरेशन करते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट का, तो उसको भी बहुत जल्द इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो तभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे भी यूज़ होता है। जी आप देखते हैं नेक्स्ट लाइन, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम CPU प्रोवाइड अ मैक्सिमम एफर्ट्स टू इट्स टास्क विद अ क्विक रिस्पॉन्स। CPU पूरा जान लगा देता है कि इसके बाद जितना भी रिस्पॉन्स का एफर्ट प्रोवाइड करना क्षमता होता है वो प्रोवाइड करता है टास्क को कंप्लीट कराने के लिए क्विक रिस्पॉन्स के साथ। जी अब हम बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ क्विक रिस्पॉन्स हैंस आर जनरली यूज इन अ साइंटिफिक इंजीनियरिंग नासा मैनी मोर ऑर्गेनाइजिंग। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजिंग हैं, नासा, इसोर, इन सभी जगह में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, क्योंकि इन सभी ऑर्गेनाइजिंग को रिस्पॉन्स का काफ़ी जल्द ही चाहिए होता है, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, पल पल का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। अब बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज की। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वेरी कॉस्टली। रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का काफ़ी महंगा होता है। ये महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और इसके 2 पार्ट होते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर 2 पे होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं नंबर 6 की, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कि सिस्टम एक रहेगा लेकिन उसके साथ मल्टीपल CPU कनेक्ट रहेंगे। नंबर 7 पे बात करें मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप एट अ टाइम अपने सिस्टम में एक से ज़्यादा अपने काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। और नंबर 8 पे हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पूरा होता है मल्टी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है।